8. उस अनजान इंसान के इतना गलत कह देने पर प्रत्यक्षा ने पलटकर सहमी हुई आंखों से भीड़ की ओर देखा। प्रत्यक्षा के पांव एकदम से रुक गए थे और उसकी आंखें एकदम से सहम सी गई थी। प्रत्यक्षा सहमी हुई सी आंखों से चारों ओर देख रही थी। लोगों की नजरें प्रत्यक्षा पर सवाल बनकर टूट रही थी। लोगों में कानाफूसी सी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके साथ और भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्रत्यक्षा का लोगों का सामना करना और भी मुश्किल होने लगा था। दुश्मनों के घर की इस नाजायज लड़की को अपने यहाँ लेकर आए हैं बाबा साहेब, तो अब हम लोगों से दुश्मनी की गुलामी करवाना चाहते हैं। इन दोनों बड़े परिवारों के बीच पिसकर हम सबकी जान जाएगी और एक दिन ये दोनों एक हो जाएंगे। इतनी ही दुश्मनी थी उन गाँव वालों से तो उनकी बेटी को ब्याह कर अपने घर काहे ले गए। जहाँ एक और बाबा साहेब और प्रत्यक्षा दोनों पर ही उंगली उठी थी, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षा ने अचानक से ही अपना आपा खो दिया था। प्रत्यक्षा की मां पर सीधे तौर पर उंगली उठाई जा रही थी कि तभी दूसरी ओर से किसी ने भीड़ का सहारा लेते हुए ही प्रत्यक्षा के बारे में कहा, अरे हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे बच्चलन माँ की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर बैठा दिया है और ये करेंगे गांव का उद्धार। इस तरह की बातें सुनते ही कार्तिक ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे करते हुए भीड़ से चिल्लाते हुए कहा, भीड़ में छुपकर मर्दानगी दिखाने वाले सभी लोगों को माँ के चढ़ावे में चढ़ी हुई चूड़ियां भेंट की जाएंगी। काहे से जो हरकतें कर रहे हो वो मर्दों की तो नहीं है। प्रत्यक्षा अचानक से ही ऐसी आवाजों को सुनकर बुरी तरह से टूट गई थी। लोग प्रत्यक्षा के बारे में अब कानाफूसी और भी तेजी के साथ कर रहे थे कि तभी समर्थ ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए चौकन्ना रहने के लिए कहा और फिर बाबा साहेब को अपनी सुरक्षा में लेते हुए कार्तिक की ओर इशारा किया। कार्तिक ने ध्यान दिया तो पाया कि प्रत्यक्षा घबराई हुई थी। ए लड़की, तुम डरना मत, मेरे पीछे ही रहना और उन लोगों पर ध्यान ना देना। अरे उसकी माँ जैसी थी वैसी ही बेटी भी होगी। क्या रुद्र के साथ साथ ये लड़की भी तुम्हारे साथ सोती है जो उसकी तरफदारी कर रहे हो कार्तिक बाबू? एक तरफ कार्तिक प्रत्यक्षा को संभाल रहा था, वहीं दूसरी ओर भीड़ में फैली इस अफवाह से कार्तिक भी पूरी तरह से अनजान था और अब वो हैरान भी था। लेकिन फिर भी उसने भीड़ से चिल्लाकर गुस्से में कहा, लगता है इस मंदिर में आज हवन की आखिरी आहुति किसी खास की दी जाएगी। ये उल्टी सीधी बकवास अगर सच होती तो सामने आकर बोली जाती। यूं इस तरह भीड़ के पीछे छुपकर कुत्ते भौंक न रहे होते। लोगों से यही कहूंगा कि मंदिर की मर्यादा रखें और अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रखें। अब गलत बातें जुबान से जरा भी बाहर निकली ना तो वही जुबान काटकर माँ भवानी को आज चढ़ावे में दी जाएगी। कार्तिक की धमकी सुनकर भीड़ अब खामोश थी, लेकिन फिर भी भीड़ के मन में उठे सवाल और उनकी घूरती नजरें प्रत्यक्षा को अचानक चुभने लगी थी। प्रत्यक्षा पूरी तरह से किसी बर्फ के पुतले की तरह जम चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू अचानक से ही बहने लगे थे। लोग अपनी घूरती हुई नजरों से प्रत्यक्षा को देख रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसने बाबा साहेब की ओर देखा। लेकिन कार्तिक ने दांत पीसते हुए प्रत्यक्षा से बेहद धीरे से कहा, तुम तो किरण हवेली से हो, महल में हवेली के लोग नहीं रह सकते। कि तभी भीड़ से आवाज आई, अरे लड़की हमें दे दो, महल को गंदा क्यों कर रहे हो? इसे हाथ लगाकर दिखाओ, पैदा होने पर अफसोस ना हुआ तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। प्रत्यक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उसके साथ क्या हो गया था। इस पर प्रत्यक्षा के लिए की गई साजिश अपना रंग दिखाने लगी थी, क्योंकि दुश्मन अब समझ चुका था कि महल में ताकत से काम लेना अब मुश्किल हो रहा था। इसलिए ताकत का इस्तेमाल ना करके अब प्रत्यक्षा को महल के बाहर निकालने का दूसरा तरीका अपनाया जा रहा था। अब प्रत्यक्षा के खिलाफ सबके कान भरे जा रहे थे ताकि प्रत्यक्षा को गांव से बाहर निकाले जाने के लिए लोग पूरी तरह से भड़क जाएं और फिर बाबा साहेब प्रत्यक्षा को अपने महल से बाहर निकालकर हमेशा के लिए बाहर कर दें, जिससे कि दुश्मन प्रत्यक्षा पर अपना शिकंजा कस पाए। लेकिन उस भीड़ की कानाफूसी को चीरते हुए बाबा साहेब ने जोर से चिल्लाकर कहा, लगता है माँ कुल देवी आज सिर्फ हवन से खुश नहीं होंगी, उन्हें लोगों की बलि चाहिए। कौन है ही जो हमारी बहू के खिलाफ यहाँ लोगों के कान भर रहा है? इतनी हिम्मत किसकी हुई जो हमारे खानदान की इज्जत पर इतना कीचड़ उछालने का गुनाह कर रहा है? लोग खामोश हो चुके थे क्योंकि पूरे मंदिर के लोगों को बाबा साहेब के हथियारबंद लोगों ने घेर लिया था। एक बात बता दें, बहुरिया कहाँ से थी और कहाँ थी, ये ना कोई और जानता है और ना ही किसी को जानने की जरूरत है। वो हमारे घर की इज्जत है
बस ये बात सबको अपने ध्यान में रखनी है। ये गांव हमारा है, ये गांव के लोग हमारे हैं और ये गांव का हर एक घर हमारा परिवार है। इसलिए जो कोई भी ये बातें फैला रहा है ना, साफ बताए दे रहे हैं कि अगर वो हाथ लग जाए तो यहीं आज मां भवानी के सामने बलि चढ़ाएंगे हम। जो प्रथा सालों पहले खत्म कर दी थी ना, अब से शुरू कर देंगे यहीं पर। इसीलिए जो भी है सामने आओ, काहे कि हम तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और यहां से बच के जाना लगभग नामुमकिन है। भीड़ की खामोशी के बीच आखिरी आहुति दी गई और फिर बाबा साहेब के इशारे पर समर्थ और कार्तिक भीड़ से निकलते हुए प्रत्यक्षा के साथ वापस महल पहुंचे। सभी लोग महल के अंदर खामोशी से बैठे थे। बाबा साहेब के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था और समर्थ भी उनके पास खामोशी से बैठा हुआ था। बाबा साहेब ने समर्थ से धीमे शब्दों में ही पूछा, रुद्रा वापस नहीं आया अभी? नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं आया है। और बाबा, उसे शायद इन सब के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि सारी बातें होने से पहले ही उसे मैंने काम से भेजा था और कहा था कि काम खत्म करके सीधे महल पहुंचे, क्योंकि हम सब पूजा के बाद महल ही पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसे इन सब का अंदाजा भी है। तो फिर अपने अपने आदमियों को बुलाओ और पता लगाओ कि किसकी लगाई आग थी। अब इतनी आसानी से बुझेगी नहीं है, जानते हो ना। गांव के लोगों के साथ साथ ये आग महल को भी जलाकर राख कर देगी। जहां बाबा साहेब और समर्थ परेशान बैठे थे, वहीं कार्तिक गुस्से में तिलमिलाया हुआ उन्हीं के सामने चक्कर लगाया जा रहा था। इस पर बाबा साहेब ने कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम हमारे सर पर तूफान काहे काट रहे हो? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि वो लड़की हवेली से है? मैं इतने दिनों से चिल्लाता रहा, सबसे पूछता रहा कि वो लड़की कौन है, मुझे बताओ, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों के घर की लड़की को उठाकर आप यहाँ ले आए? बड़े भैया, क्या आपको ये बात पता थी? नहीं ना, रुद्र ने या फिर बाबा ने हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। अरे उल्लू हो का, बहुरिया पहले से सहमी हुई ऊपर कमरे में रोए जा रही है और तुम्हारी गर्मी शांत नहीं हो रही। चुप रहो अब। बाबा, आप अभी भी उसकी तरफदारी में लगे हुए हैं। अरे वो दुश्मनों की बेटी है, वो दुश्मन जिन्होंने कभी आपकी ही दुनिया खत्म करनी चाहिए थी। समर्थ ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? हद में रहो, अपनी आवाज को नीचे रखो। बहू चाहे जहां से भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अब इस घर का हिस्सा है, हमारे लिए ये जरूरी है। हिस्सा? हमारे इस घर का हिस्सा? वाह बड़े भैया वाह, महानता की सारी हदें पार कर चुके हैं बाप। वो लड़की हवेली से है, उस घर से जिसने हमारे साथ इतना सब कुछ किया। अरे खुद आपके साथ क्या क्या किया। धोखा देने में उन सब ने महारत हासिल की हुई है, लेकिन बाबा उनकी लड़की को अपने घर उठा लाए। अगर वो घर का हिस्सा है तो हम सब कौन हैं? हम बताते हैं कि तुम कौन हो। तुम वो उल्लू हो जिसको हम जन्म दिए हैं। अरे जो हुआ था उसमें बहुरिया की क्या गलती थी तब वो वहां देखा था तुमने उसको इससे पहले कभी? क्या बदल गया अब जब तुमको ये पता चला कि वो हवेली से है? कैसे कह सकते हैं बाबा आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उस लड़की ने आपको क्या खिला दिया है कि आप उसके वश में हो गए हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब वो लड़की इस घर में भी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो बाबा मैं इस घर में नहीं रहूंगा।